नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम इंटीग्रल इक्वेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी। उसमें जैसे इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है और एक सॉल्यूशन दिया हुआ था, हमने वेरीफाई किया था, वो एग्जांपल कर लिए। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, उसको इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज कर लिया। फिर इंटीग्रल इक्वेशन जो दी हुई थी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे आज हमारा टॉपिक है होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस, ठीक है, जिसमें हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, द होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इक्वेशन सेकंड काइंड, और हम जो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस की जो बात करेंगे वो सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन के बात है। सेकंड काइंड कौन सा होता है? जनरल इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? ये होती है लैम्डा के एक्स टी जी टी डी टी। सेकेंड काइंड कब होगी? जब एच एक्स की वैल्यू क्या हो? 1। तो यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू है 1, सेकेंड काइंड होगी। होमोजीनियस कब होगी? जब एफ एक्स क्या हो? 0, तो एफ एक्स 0। ये सेकेंड काइंड होमोजीनियस इक्वेशन है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस कैसे निकालते हैं वो हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ क्या लिखा है कि जी एक्स इक्वल्स टू 0, ये हमेशा इसका सॉल्यूशन होता ही है। देखो, जी एक्स की जगह 0 रखो तो यहाँ 0 हो गया, फिर टी रखो तो जी टी भी 0 ही रहेगा, क्योंकि एक्स को टी से रिप्लेस करने पर इस पर तो कोई वैल्यू फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर पूरे का इंटीग्रेशन 0, 0 बराबर 0, तो एक सॉल्यूशन है। तो जी एक्स इक्वल्स टू 0 ये हमेशा एक सॉल्यूशन रहता है, और इसको ज़ीरो सॉल्यूशन या फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये हमेशा एक इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा ही, जी एक्स इक्वल्स टू 0। फिर आगे एक पॉइंट है, द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर लैम्डा फॉर विच 1 दिस इंटीग्रल इक्वेशन हैज़ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो लैम्डा की ऐसी वैल्यूज़ जिनके लिए नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले, तो वो जो लैम्डा की वैल्यूज़ है ना, वो आइगन वैल्यूज़ कहलाती है, या फिर उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स। और वो होंगे किसके? कर्नेल के। आइगन वैल्यूज़ ऑफ कर्नेल, या फिर आइगन वैल्यूज़, दो तीन चीज़ें बोलते हैं। वो आइगन वैल्यूज़ कर्नेल की कहला सकती है, या फिर पूरी इंटीग्रल इक्वेशन की कहला सकती है, और आइगन वैल्यूज़ को साथ में ही कैरेक्टरिस्टिक नंबर्स भी बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए? नॉन जीरो। जी एक्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो सॉल्यूशन होना चाहिए लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए। फिर अगला पॉइंट है, एवरी नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ 1 इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। तो ये जो नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा, जिस लैम्डा वैल्यू के लिए मिलेगा, तो लैम्डा की सारी वैल्यूज़ आइगन वैल्यूज़ कहलाती हैं, और जो फंक्शन मिलेगा वो आइगन फंक्शन कहलाता है, या फिर उसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कोरोस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, ऐसे बोलते हैं। फिर आगे लिखा है कि जो कर्नेल है वो इस रेक्टेंगल में कंटिन्यूस होने चाहिए, मतलब x की वैल्यू a से b तक, t की वैल्यू a से b तक, एंड द नंबर्स आर फाइनाइट। जो a और b जो फ्रेडहोल्म क्या है कि ये जो लिमिट है ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है, तो ये फाइनाइट होनी चाहिए। देन टू एवरी आइगन वैल्यू लैम्डा देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन। अगर कर्नेल कंटिन्यूस है, a और b फाइनाइट वैल्यू है, तो हर लैम्डा के करस्पॉन्डिंग कुछ फाइनाइट नंबर के लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस मिलेंगे जो आइगन फंक्शन कहलाएंगे। और जितने फंक्शन मिले, मान लो 3 फंक्शन मिले, तो वो एक लैम्डा के, मान लो लैम्डा बराबर 2 के रेस्पेक्ट में 3 फंक्शन मिल गए, ठीक है, g0x, g1x और g2x। तो ये 3 जो संख्या है ना, वो इंडेक्स कहलाएगी, इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द आइगन वैल्यू। तो जो आइगन वैल्यू लैम्डा है ना, उसकी इंडेक्स कहलाएगी। वो इंडेक्स क्या होगा? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस के जो नंबर हैं वो उस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप? ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर अपने पास लिख लो। फिर देखो कुछ रिमार्क्स है। ये क्या कह रहा है? लैम्डा बराबर 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू।
लैम्डा बराबर 0 एक आइगन वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर जैसे आप 0 रखोगे, लैम्डा 0 रखा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, मिला क्या? gx बराबर 0। और gx बराबर 0 क्या होता है? वो हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसको कभी भी आइगन फंक्शन में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो लैम्डा बराबर 0 कभी भी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि उसके करॉस्पॉन्डिंग gx बराबर 0 फंक्शन मिलता है, जो कि आइगन फंक्शन नहीं होता। इसलिए लैम्डा बराबर 0 को कभी भी आइगन वैल्यू नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो हमेशा होता ही है, और सॉल्यूशन मिले ना मिले, आइगन वैल्यू मिले ना मिले, लैम्डा की 0 वैल्यू हमेशा सेटिस्फाई करती है उसको। किसको? सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन को, सभी को नहीं, सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन को। फाई एक्स इज एन आइगन फंक्शन ऑफ 1, तो कोई भी फाई एन है वो आइगन फंक्शन कहलाएगा आइगन वैल्यू लैम्डा नोट के करॉस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक आइगन वैल्यू है लैम्डा नोट और उसके करॉस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है फाई एक्स। तो अगर हम उस आइगन फंक्शन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से, तो वो भी आइगन फंक्शन ही रहेगा आइगन वैल्यू लैम्डा नोट के करॉस्पॉन्डिंग। ठीक है, जहाँ पे सी क्या है? कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे, डीजनरेट और सेपरेबल कर्नेल। क्या होती है कि जो भी कर्नेल है ना, वो डीजनरेट या सेपरेबल कहलाएगी यदि हम उसे इस रूप में लिख सकें। मतलब x की टर्म अलग कर लो, t की टर्म अलग कर लो, मल्टीप्लाई में। तो देखो, ए कर्नेल इज कॉल्ड डीजनरेट और सेपरेबल इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ईच ऑफ विच प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन ऑफ x ओनली एंड ए फंक्शन ऑफ t ओनली। मतलब x का फंक्शन अलग कर लिया, t का फंक्शन अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में आ गए हर टर्म में, तो वो कर्नेल क्या कहलाएगी? सेपरेबल कर्नेल कहलाएगी। वेयर द फंक्शन, जो x का फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट एज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज द नंबर ऑफ टर्म इन दिस रिलेशन कैन बी रिड्यूस्ड। इसको छोड़ो। ऑल्सो द फंक्शन aix एंड bit आर एज्यूम टू बी कंटिन्यूस। हाँ, और ये जो फंक्शन बनेंगे ना, ये कंटिन्यूस होना चाहिए, कर्नेल कंटिन्यूस होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी कुछ थ्योरी थी। अब इस थ्योरी को ज़्यादा नहीं समझ में आएगी, तो हम एग्जाम्पल करेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें आइगन वैल्यू निकालते हैं, आइगन वेक्टर निकालते हैं, लेकिन इक्वेशन कौन सी? होमोजीनियस फ्रेडहोम सेकंड काइंड की इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे। तो कोई भी एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालना है, तो कोई एक इंटीग्रल इक्वेशन लिख लेते हैं। gx इज इक्वल्स टू लैम्डा 0 1 2xt माइनस 4x स्क्वायर g ऑफ t dt। ये लो, ये आपकी इंटीग्रल इक्वेशन। अब हमें सेपरेशन डीजनरेट कर्नेल या सेपरेबल कर्नेल, वो यहाँ समझ आ गया। देखो कैसे आएगी। मेरे को x और t के सारे टर्म्स अलग अलग करने हैं, इस इंटीग्रल साइन को हर टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो मैं देखो कैसे करता हूँ। लैम्डा है, पहले मैं ये टर्म यहाँ लिख लेती, 2xt gt अंदर मल्टीप्लाई कर दो dt, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस लैम्डा देखो। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो, x की टर्म और t की टर्म दोनों हैं, सेपरेबल है, अलग अलग है और मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे भी x की टर्म और t की टर्म दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है। तो ये होती है डीजनरेट कर्नेल। ठीक है, अब आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन कैसे निकालने हैं? हमें क्या करना है कि जो देखो, ये इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो x इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो इसको बाहर ले आओ, सिर्फ t की टर्म अंदर रखो। देखो कैसे, 2x लैम्डा 0 to 1 t g ऑफ t dt, सेम यही करो, 4x स्क्वायर लैम्डा 0 to 1 gt dt। ठीक है, अब मेथड क्या है कि ये जो t की टर्म आई है ना, इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे।
क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू तो निकलेगी। तो मैं इसको पूरे को C1 नाम दे देता, माइनस 4x² लैम्डा, इसको नाम दे देता हूँ C2। ठीक है, क्या सबसे पहले क्या करना है, x और t अलग अलग होने चाहिए, x वाली टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर निकालो, अंदर सिर्फ t वाली टर्म्स रहनी चाहिए, फिर उनको नंबर दे दो C1 C2। तो ये तो gx हो गया, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप हमेशा 1। फिर C1 क्या है, C1 किसको माना है वो लिखो, हर बार आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, C2 किसको माना है वो लिख लो, लैम्डा को नहीं लिया साथ में, लैम्डा के अलावा। ठीक है, 0 से 1 g ऑफ t dt। तो ये C1 है, ये C2 है। अब हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले C1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। C1 क्या है, 0 to 1 t g ऑफ t dt। अब g ऑफ t की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, ये g ऑफ x है ना, हर x की जगह t रिप्लेस कर देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो C1 बराबर हो गया 0 से 1 t, gt क्या हो जाएगा 2t लैम्डा C1 4t² लैम्डा C2 dt। ये लो, अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। लैम्डा C1 2t² लैम्डा C1 2t² dt माइनस लैम्डा C2 4t² dt। इंटीग्रेशन कर दो, लैम्डा 2 लैम्डा C1 ये तो बाहर आ जाएगा, 0 से 1 t² dt, लैम्डा 4 लैम्डा C2 ये भी बाहर आ जाएगा, t² dt। इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 लैम्डा C1 t² का हो जाएगा t³/3, 0 से 1 माइनस 4 लैम्डा C2 सॉरी t² और t³ हो गया, t से मल्टीप्लाई करना भूल गया था, इसका आ जाएगा t4/4 0 to 2 लैम्डा C1, अपर लिमिट रखेंगे 1, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट से हो जाएगा 1/3, लोअर लिमिट से 0 होएगा तो उसको छोड़ दो, ये अपर लिमिट से हो जाएगा 1/4 और लोअर लिमिट से 0। इसको सॉल्व कर लो, इक्वल में है C1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 लैम्डा C1 माइनस लैम्डा C2, 4 से 4 कैंसिल होगा, C1 C2 वाली टर्म सारे एक तरफ लिया हो, तो C1 इधर एक तो है कॉमन लिया, तो 1 माइनस 2/3 लैम्डा, फिर लैम्डा C2 माइनस वाला इधर आके प्लस, इधर बच गया 0। इसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 2। तो C1 ये फाइंड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी, सेम ही हम C2 फाइंड करेंगे, GT पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो C2 क्या है, 0 to 1 GT dt, जीरो टू वन जी ऑफ टी dt 0 to 1। अब GT की वैल्यू, GT की वैल्यू क्या है 2t, यहाँ पे t पुट कर दे, 2t लैम्डा C1 माइनस 4, तो पहले लिखते हैं 2t लैम्डा C1 dt माइनस 4t² लैम्डा C2 dt, यही होगी 4t² लैम्डा C2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना। तो 2 लैम्डा C1 ये अलग लिख लिया, 4 लैम्डा C2 0 to 1 t² dt, 2 लैम्डा C1 t का इंटीग्रेशन क्या होगा t² 0 से 1, 4 लैम्डा C2 इसका हो जाएगा t³ 0 से 1, 2 लैम्डा C1 इसका इंटीग्रेशन लिमिट रखेंगे तो 1/2 अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो ही जाएगी, इसकी हो जाएगी 1/3। तो अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्डा C1 माइनस 4/3 लैम्डा C2, पूरा लिख लेते हैं, ये C2 के इक्वल में था, तो C2 इक्वल हो गया लैम्डा C1 माइनस 4/3 लैम्डा C2, C2 को इधर ले आते हैं, तो लैम्डा C1 माइनस
4/3 लैम्डा C2 माइनस C2 बराबर 0, लैम्डा C1 माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 4/3 लैम्डा प्लस 1 C2 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई C1 और C2 में। अब हम उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, तो दोनों इक्वेशन में एक साथ लिख लेता हूँ, फिर आपको चीज़ बतानी पड़ेगी। पहले आपको आती है तो बढ़िया है। सेकेंड नंबर इक्वेशन लिख रहा हूँ, 1 माइनस 2/3 लैम्डा प्लस लैम्डा C2 प्लस लैम्डा C2 बराबर 0। ये तो थी सेकेंड नंबर इक्वेशन। थर्ड नंबर इक्वेशन, लैम्डा C1 माइनस 4/3 लैम्डा प्लस 1 C2 बराबर 0। अब देखो, ये जो इक्वेशन है इसमें एक C1 की टर्म है, एक C2 की टर्म है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 0 है इसमें सेम। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है ना, जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। ये है होमोजीनियस इक्वेशन, सॉरी, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो देखो कि इसकी अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनती है, C1 के साथ क्या कोफिशिएंट है वो लिख लो, 1 माइनस 2/3 लैम्डा, नीचे है लैम्डा, इधर C2 वाले लिख लो लैम्डा, इधर है माइनस ऑफ 4/3 लैम्डा प्लस 1। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो सारा इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी बता देता हूँ। देखो, यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस है ना, तो उसमें दो कंडीशन होती है, एक यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे नहीं होगा कि सॉल्यूशन निकले ही नहीं। होमोजीनियस सिस्टम में नो सॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ होती नहीं है होमोजीनियस सिस्टम। तो या तो यूनिक निकलेगा या फिर इनफाइनाइट निकलेगा। यूनिक कब निकलेगा, यूनिक निकलेगा जब ये जो डिटर्मिनेंट है, इसको मैं डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ। किसकी डिटर्मिनेंट बन रही है, ये लैम्डा की, ये 0 नहीं होनी चाहिए। जब ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगी ना, तब इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और होमोजीनियस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, 0 0 0 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल किसका रहे हैं हम, C1 C2 का, तो सॉल्यूशन क्या होगा 0 और C2 बराबर 0। होमोजीनियस सिस्टम में जो भी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा वो हमेशा 0 0 होता है। और यदि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, तब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, देखो यहाँ यदि हमें यूनिक सॉल्यूशन निकालें तो वो हमें पता है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है वो क्या होगा, C1 बराबर 0 C2 बराबर 0। यहाँ से जैसे हम लैम्डा को डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे, वहाँ से कुछ वैल्यूज आ जाएगी जो नॉट इक्वल्स टू के इक्वल में आ जाएगी, नॉट इक्वल में वो वैल्यू, उनके अलावा जो भी वैल्यू पुट करोगे ना, तो उनके लिए C1 C2 0 0 ही मिलेगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। C1 C2 0 0 आ गया तो उसका सॉल्यूशन वो हमारे किस काम का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें C1 C2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। जैसे ही C1 C2 0 0 आया तो Gx क्या आ गया, 0, है ना, और Gx 0 आ गया तो वो हमारे किसी काम का नहीं, मैंने शुरू में बताया था। Gx तो 0 होता ही है, सॉल्यूशन वो निकाला क्या फिर हमें, Gx इक्वल्स टू 0 हमेशा सॉल्यूशन होता ही है। तो हमें उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, वो देखना है। नहीं करते तो हम यही मान लेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, Gx इक्वल्स टू 0 लैम्डा की जिस भी वैल्यू के लिए। तो वो हमें बाद में देखना है, पहले ये देखना है कि Gx इक्वल्स टू 0 के अलावा, क्यों Gx इक्वल्स टू 0 वो आइगन फंक्शन नहीं होता।
तो इसके अलावा कोई आइगन वैल्यूज़ और आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो वो उस देखने के लिए हमें डी लैम्डा ज़ीरो मतलब उसकी डिटर्मिनेंट को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप होमोजेनियस सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन सोल्व करो और उसमें आपको जब आइगन वैल्यूज़ निकालनी हो तो जीरो जीरो तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी ही, अगर उसके अलावा नॉन जीरो निकालनी है, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ नॉन जीरो वाली ही मानी जाती है, तो नॉन जीरो निकालनी है तो आपको डिटर्मिनेंट हमेशा क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो। किस में, सभी जगह नहीं, सेकंड काइंड इंटीग्रल, सेकंड काइंड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोम सेकंड काइंड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन में जिससे आप डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करोगे आपके पास नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो कर देते हैं और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। देखो यहीं कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो वन, चलो दूसरे पेज में कर लेते हैं। वन माइनस 2/3 लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस इसके साथ वो मैं आगे लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 माइनस ऑफ लैम्डा स्क्वायर। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को ज़ीरो रखना पड़ेगा ताकि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन निकाले जा सके। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको सोल्व करो। तो सबसे पहले हम 1 से माइनस पढ़ा है बार, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 लैम्डा प्लस 1, फिर इसको करेंगे तो माइनस ऑफ 8/9 लैम्डा माइनस ऑफ 2/3 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4/3 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा वाले टर्म साथ में लिख लेता हूँ मैं, एक और है लैम्डा वाले टर्म, सॉरी ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा 8 और 9 लैम्डा स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर हो जाएगा 1 माइनस 8/9, लैम्डा इधर कॉमन लेंगे तो 4/3 माइनस 2/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ सोल्व करते हैं तो 9 में से 8 क्या 1, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2/3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं इस पूरी क्वेश्चन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 टाइम्स कैंसिल 6 हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -3 दिख रहा है, आराम से आप सॉल्व कर रहे हैं ना। इसको तो फैक्टर कर दो, 9 आ गए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए और सम करने पे 6 लैम्डा आना चाहिए, तो ये है। तो यहाँ से दिख रहा है एक वैल्यू आ जाएगी -3, एक वैल्यू आ जाएगी -3, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो ये लैम्डा की नॉन जीरो वैल्यू आ गया ना, तो ये आइगन वैल्यूज़ कहलाती है। लैम्डा की आइगन वैल्यू क्या हो गई, सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन या कर्नेल की आइगन वैल्यू क्या हो गई, -3। अब इन आइगन वैल्यूज़ के क्रॉसपोंडिंग हम आइगन फंक्शन निकालें, तो ये तो आइगन वैल्यूज़ हो गई। अब आइगन फंक्शन निकालने के लिए हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, -3 यहाँ पे तो क्या है, लैम्डा की वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, यदि सेम नहीं आती ना तो हमें 2 बार निकालना पड़ता, लेकिन फिलहाल तो एक ही है। तो लैम्डा बराबर -3 के क्रॉसपोंडिंग हम आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो पहले तो सेकंड इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू -3 रखते हैं, तो इक्वेशन क्या थी सेकंड नंबर, 2/3 लैम्डा प्लस लैम्डा C2 इक्वल्स टू 0। इसमें लैम्डा की वैल्यू रखते हैं -3, तो C1 1 माइनस 2/3। अब जैसे यहाँ पे रखेंगे ना -3, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, -3 C2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल 2 -3 C2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 3C1 -3 C2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई। फिर हम, ये तो सेकेंड नंबर इक्वेशन थी, उसमें रख दिया।
अभी हम थर्ड नंबर इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड नंबर है लैम्डा C1 माइनस 4/3 लैम्डा प्लस 1 C2 इक्वल्स टू 0। फिर इसमें भी रखेंगे, लैम्डा की जगह -3 रखेंगे, तो -3 C1 माइनस ऑफ 4/3 C2 इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 3 C1 माइनस ऑफ 4 प्लस 1 C2 इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 3 C1 माइनस ऑफ 3 प्लस ऑफ 3 C2 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 नंबर इक्वेशन, अब इसमें से माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो ये होगा 3 C1 माइनस 3 C2 इक्वल्स टू 0। तो देखो 4 और 5 दो इक्वेशन आ गई C1 C2 में, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये दिख ही रहा है। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, कोई सी एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, मान लो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 C1 बराबर 3 C2, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो C1 बराबर क्या हो गया C2। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आप डिटरमिनेंट 0 करोगे वहाँ से क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, इसी टाइप से मिलते हैं कि जो भी वेरिएबल है ना उसमें से एक वेरिएबल दूसरे का मल्टीपल हो जाए, ठीक है, या फिर उसको एक वैल्यू असाइन कर दो और फिर वहाँ से हम सॉल्व करते हैं ना, तब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो हमें मिला है फिलहाल C1 बराबर C2, ये सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा इसका। इन दोनों को कैसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जो अभी लैम्डा बराबर -3 के क्रॉसपोंडिंग हमें सॉल्यूशन मिला है C1 बराबर C2, तो अब हमें जो Gx इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो हम C1 और C2 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से Gx की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, Gx से आइगन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी सही है। आपको क्या करना है, बस C1 और C2 दोनों को बराबर रखना है, तो Gx के अंदर रखना है। तो हमारे पास Gx क्या है, Gx की वैल्यू थी 2x लैम्डा C1 माइनस 4x स्क्वायर लैम्डा C2। तो अब लैम्डा की वैल्यू तो हम रखेंगे -3, C1 बराबर रखेंगे C2, ये दोनों वैल्यू इसी में पुट करेंगे। तो -3 और 2 हो जाएगा -6x C1, और ये हो जाएगा +12x स्क्वायर C1 C2 किसके बराबर है, C1 के। तो Gx इक्वल्स टू हो जाएगा, C1 कॉमन ले लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसमें से 2 और कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2 क्यों 6 ले लेते हैं कॉमन, 6C1 माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2x स्क्वायर, ठीक है। तो Gx की वैल्यू क्या आ गई, 6C1 माइनस ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर। अब देखो C1 क्या है, C1 C2 के बराबर है, लेकिन C1 की वैल्यू पता नहीं हमें, ना ही C2 की वैल्यू पता है। तो हम C1 C2 की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, हमें पता ही नहीं है, लेकिन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो मैं मान लो C1 की वैल्यू ले लूँ 1/6, तो जैसे 1/6 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट 6C1 बराबर 1, C1 की वैल्यू इस तरीके से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 1 के इक्वल हो जाए, तो C1 इक्वल्स टू 1/6 हो गया। तो C1 की वैल्यू फाइंड हो गई, तो यहाँ से Gx क्या आ गया, ये आ गया -(x + 2)x स्क्वायर। ये क्या है, ये है आइगन फंक्शन, और आइगन वैल्यू क्या है आपके पास -3, ठीक है। बहुत ईजी सा है, आपको डीजनरेट या सेपरेबल करने की हेल्प से C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और कराता हूँ, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज में मैं एग्जांपल्स डाल दूँगा PDF में, तो वो आप और करो, और जितने क्वेश्चंस करोगे उतने आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो
वापस मैं एक होमोजीनियस सेकेंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन लेता हूँ। और अब क्या है, वो एक पहला क्वेश्चन था ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, इसमें हम थोड़ा स्पीडली कर लेंगे। देखो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन लिखो ना उसको चेक कर लेना। तो जी एक्स इक्वल्स टू लैम्डा 0 to 1 अंडर रूट एक्स, टी पे अंडर रूट नहीं है, फिर टी पे अंडर रूट है, एक्स पे नहीं है, जी टी डी टी। तो आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालनी है। लेकिन इसमें क्या है लिखा हुआ है, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है, डज नॉट हैव रियल आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस। आपको प्रूफ करना है कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ना, सेकेंड काइंड होमोजीनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, इसके आइगन वैल्यूज रियल नहीं है। तो सॉल्व करने का वही तरीका है, सेपरेबल करने वाला। तो सभी को सेपरेट कर लो, ठीक है। इसको C1 मान लो माइनस लैम्डा एक्स, उसको C2 मान लो, ठीक है। तो C1 किसको माना है, 0 to 1 टी जी टी डी टी, और C2 किसको माना है, 0 to 1 अंडर रूट ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। सबसे पहले C1 क्या है, 0 to 1 टी जी टी, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यहाँ पे टी रिप्लेस करके यहाँ लिख दो लैम्डा अंडर रूट ऑफ टी सी माइनस लैम्डा टी सी टू डी टी, ये बराबर हो जाए 0 to 1, पहले इसको लिखते लैम्डा C1 टी की पावर 1 और 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2 डी टी माइनस लैम्डा C2 टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर डी टी। इसको सोल्व कर लो, लैम्डा C1 टी रेज़ टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5/2 5/2 0 to 1 माइनस लैम्डा C2 टी क्यूब/3 0 to 1। तो अपर लिमिट रखेंगे 1, तो 1 से तो हो जाएगा 2/5 और 0 से 0 हो ही जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो ये हो जाएगा 2/5 लैम्डा C1 माइनस लैम्डा C2/3 C1। अब C1 C2 के टर्म्स एक तरफ ले आओ और इसको सोल्व कर लो। तो देखो C1 की रिस्पेक्ट कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2/5 लैम्डा प्लस लैम्डा/3 C2 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फिर C2 में वैल्यू रखो 0 to 1 टी जी टी डी टी, जी टी की वही वैल्यू रखनी है आपको, यहाँ टी टी रिप्लेस करके रखना है, उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने सोल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या आएगा, आप सोल्व कर लेना। ये है माइनस लैम्डा/2 1 प्लस 2 लैम्डा/5 C2। अब मैंने आपको क्या बताया कि यदि अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो है ही क्या, 0 0, C1 की वैल्यू 0, देखो वेरिएबल तो C1 C2 ही है ना, इसी के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो एक इसका सॉल्यूशन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, क्यों, क्योंकि ये दोनों होमोजेनियस इक्वेशंस हैं। लेकिन हमें नॉन जीरो वाला निकालना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट क्या करनी पड़ेगी आपको, 0, ठीक है। पहले इसकी डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। इसकी हो जाएगी 1 माइनस 2/5 लैम्डा, और C1 के नीचे C1 वाली वैल्यू रखेंगे माइनस लैम्डा/2, फिर C2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, C2 की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2/5 लैम्डा 1 प्लस 2/5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा²/6 इक्वल टू 0। ये देखो, ये तो a माइनस बी a प्लस बी है, तो a² माइनस b² प्लस लैम्डा²/6, ठीक है। अब लैम्डा² यहाँ से कॉमन ले लेंगे और फिर इसको पूरे को
सोल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1/6 माइनस 4/25 प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, अगले में कर लेते हैं। देखो पहले इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 25 की टेबल बोलो, 25 50। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इजी से तरीका बताता हूँ। इन दोनों की में से बड़ी नंबर के टेबल बोलो, 25 1 जा 25, उसमें इन दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। तो 25 में नहीं जाता, 50 में नहीं जाता, 75 में नहीं जाता, 100 में नहीं जाता, 125 में दोनों का नहीं जाता, 150 में इसका तो जाता है, इसका जाता है क्या, 6 2 12 जाता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 150। क्या करना है, दोनों में से बड़े नंबर की टेबल बोलनी है, तब तक बोलनी है जब तक एक ऐसा नंबर नहीं मिल जाए जिसमें दोनों का डिवाइड जाता है। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 225 टाइम्स, और इसमें करेंगे तो जाएगा 6 माइनस 24 प्लस 1 बराबर 0। ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर अपॉन 150 इक्वल्स टू 1। तो लेमडा सही किया, गलत कर दिया ना, ना सही है, ठीक है। तो ये -1 है, तो -150। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या निकलेगी, जैसे आप -150 का अंडर रूट लोगे तो वो बन जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट ऑफ 150। तो देखो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ है वो रियल नहीं है, क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि नेगेटिव का जब भी आप अंडर रूट लोगे तो आयोटा आ जाएगा। हमें ये प्रूव करना था कि डज नॉट हैव रियल आइगन वैल्यूज़, तो आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये प्रूव करना था, ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देता हूँ, वो आप करो। उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मैं कॉल के नंबर लिख देता हूँ और ये व्हाट्सएप की, ठीक है। तो पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।